पाकिस्तान की बेटियों ने की ये सजा है। लाहौर से ठट्टा तक इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए। मैं आया तो कब्र मैंने देखी तो ये जो आधी थी पाँव वाली जगह ये खुली हुई थी। कहीं 400 दरिंदे झपटे अकेली लड़की पर, कहीं एक दरिंदे ने कब्र फाड़कर निकाली लाश। किसी की कॉल आई कि एक मैयत है कब्र से बाहर पड़ी हुई है, तो हम लोग भाग के वहाँ गए तो मैंने देखा तो मैयत कफन में लपेटा हुआ था, वो मेरी बेटी का मैयत था। वहशी भेड़िए ने बच्ची की लाश को खेतों में ले जाकर खेला शैतानी खेल। चेहरा खुला हुआ था और उसका जो है पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली हुई थी। दरिंदगी और हैवानियत की वहशतनाक मिसालें सर शर्म से झुक गए। कहीं से पाकिस्तानी कहलाने के, मुसलमान और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तुम लोग शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकशाफ। और आज टीम इनकशाफ मौजूद है ठट्टा के इलाके गुलामुल्ला में। और यहाँ पर 14 अगस्त जब पूरी कौम जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रही थी, एक ऐसा वाक़या पेश आया जो जिसके बाद यकीन मानिए इंसानियत के ऊपर से एतबार उठ गया। 13 अगस्त को यहाँ पर आमना नामी एक बच्ची का मुबैना तौर पर कोविड से इंतकाल होता है, उसकी तदफीन की जाती है। और अगले दिन एक ऐसा दरिंदा, क्योंकि मैं उसे इंसान तो कह नहीं सकता, एक ऐसा दरिंदा जिसको उस 14 साला बच्ची पर भी रहम नहीं आया, उसने कब्र खोद के उस बच्ची की लाश को निकाला और ज़्यादती का निशाना बनाया। ये वो खबर थी जो हर तरफ जश्न आज़ादी की खबरों में दब के रह गई। लेकिन जिसने सुना उसने कानों को हाथ लगाए कि हो क्या रहा है हमारे इस मुल्क में, किस तरह के जिनसी दरिंदे यहाँ पर फिर रहे हैं कि जो चलती फिरती ख़वातीन, बच्चे तो दूर, अब तो मुर्दा लड़कियों के साथ भी इस तरह के घिनौने काम करने लग गए हैं। इस वक्त आपको मेरे पीछे जो ये घर दूर नज़र आ रहा है, ये उसी आमना का घर है। यहाँ ही पर वो रहती थी। पहले तो जानते हैं कि आमना के साथ क्या हुआ, फैमिली को पता क्यों नहीं चला कि वो कोविड की शिकार है। उसके बाद फिर पता करते हैं कि वो कौन फ़र्द था जिसने इतना घिनौना खेल यहाँ पर खेला। आइए। यूं लगता है 14 अगस्त को वहशी दरिंदे हर तरफ दंदनाते फिर रहे थे। यौम आज़ादी के मौके पर जहां ठट्टा में इस जिनसी दरिंदे ने मासूम बच्ची की लाश को कब्र से निकालकर उसकी बेहुरमती की, वहीं उसी दिन लाहौर में भी 400 जिनसी दरिंदों ने एक लड़की को जिंदा लाश बना दिया। सिंध के तारीखी शहर ठट्टा से पंजाब के दिल लाहौर तक इंसानों की खाल में छुपे भेड़ियों ने दरिंदगी और हैवानियत के जो खेल खेले हैं, उसने हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका दिया है। ठट्टा के वहशतनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े की तरफ बढ़ने से पहले सोशल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर जगह ज़ेरे बहस मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे होने वाले शर्मनाक वाक़े को मुलाहिज़ा कीजिए। ग्रेटर इकबाल पार्क में यौम आज़ादी के दिन आयशा अकरम नामी लड़की पर जो जुल्म ढाया गया, उसने हर लड़की को खौफज़दा कर दिया है। 400 भेड़िए एक नहत्ती लड़की को 3 घंटों तक भंबोड़ते रहे, नोचते रहे। किसी ने हवा में उछाला, किसी ने कपड़े फाड़े, तो किसी ने तहफ़्फ़ुज़ देने की आड़ में अपनी हवस को तस्कीन दी। जिसका हाथ ना पहुंचा मोबाइल से वीडियो बनाकर इस शर्मनाक अमल में अपना हिस्सा डालता रहा। यह तमाशा तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। लेकिन कहां थी पार्क इंतजामिया, कहां थी पंजाब के दिल लाहौर की मुतहर्रिक पुलिस? हाँ, जब बाद में सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई तो फिर हर तरफ खलबली मची। पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी इस शर्मनाक वाक़े पर बरहम दिखाई दिए। इससे ये मेरी नॉलेज में आया है, मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, इतनी तकलीफ पहुंची है और इतनी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसे होते हैं पाकिस्तान, ऐसे होते हैं मर्द, ऐसे होते हैं मुसलमान। ये जितना 400 का मॉब है, मेरी खान साहब से दरखास्त है, और जो ये सोशल मीडिया में जो वो वायरल हुई है, इन सबको पकड़ के एक इबरतनाक इनको सजा देनी चाहिए। डूब के मर जाओ,
कहीं से पाकिस्तानी कहलाने के, मुसलमान और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तुम लोग शर्म आनी चाहिए। ये मर्द कौन थे, कहां से आए थे, कैसे जमा हुए थे, ये किन की औलाद थे? कल एक औरत की इज्जत लुटी थी, कल हम मर्दों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। क्या इन सब का कोई असर था? आज वही हुआ जिसका डर था। वाक़े की नज़ाकत को देखते हुए जहां वज़ीर आला ने नोटिस लिया, वहीं वज़ीर आज़म ने भी लड़की को इंसाफ दिलाने का अज़्म किया। लेकिन दुख और हैरत की बात तो ये है कि कुछ नाम नहाद सोशल मीडिया तज्जियाकारों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट और फेम गेम करार देकर आयशा अकरम को कसूरवार और 400 भेड़ियों को बेगुनाह करार देने की भोंडी हरकत भी की। जो लोग इस बात पर उंगलियां उठा रहे हैं कि आयशा पार्क गई ही क्यों थी, वो वीडियोस बना ही क्यों रही थी, सच बात तो ये है कि ऐसी बेहुदा बातें करने वालों के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई दरिंदा छुपा बैठा है। मेंटली तौर पर अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदा हूँ। इतना ज़्यादा हजूम हमारे ऊपर आ पड़ा कि वो समझ नहीं आया कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जहाँ से हमें गुजरने का रास्ता मिल रहा था, वो बाहर निकलने की बजाय हम और अंदर ज़्यादा चले गए, बिल्कुल मीनार के बिल्कुल नीचे जंगले के पास, जहाँ से उन्होंने क्लोजिंग की हुई है। कोई कपड़ा देता था, कोई उतार देता था, कोई खींच लेता था। मेरे बाल खींच के मुझे हिलाते रहे और साथ साथ हंस रहे थे, साथ साथ मुँह पे ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मतलब टॉर्चर किया जितना वो कर सकते थे। कभी हवा में उछालते थे, कभी पानी में नीचे गिराते थे, फिर खींचते थे। और 20 लोगों ने मेरा एक बाजू पकड़ा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कितना को फोर्स लगा के मैं अपना बाजू छुड़ा सकती थी, मेरे शोल्डर तकरीबन अलहदा होने वाले थे। ये चीज़ें सारी सोचकर एक तरफ तो सुसाइड करना चाहा, एक तरफ सोचा मैं चुप कर जाती हूँ। जब 3 दिन बाद वीडियो लीक हुई, लोगों ने लगानी शुरू कर दी। मेरे तक तो वीडियो आई ही नहीं थी। मुझे डीएसपी सर की कॉल आई थी कि बेटा आपकी एक वीडियो मेरे पास आई है। तो मैंने कहा सर कौन सी वीडियो? जब उन्होंने मुझे शेयर किया तो कहते बेटा ये बहुत लेवल तक बात चली गई हुई है, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करवाना चाहती हैं? मैंने उस वक्त कहा, मैं कि सर मैं करवाना चाहती हूँ। जो वीडियो मैंने देखी वो मुझसे पहली बार है कि मुझे देखी नहीं गई। और जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि ये या अल्लाह ये क्या चीज़ है, एक इतना आपने मुझे मौत के मुंह से निकाला, अब आप मुझे इस दुनिया में मैं क्या एक और खिलौना बन जाऊंगी? तो मैंने सोचा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। और जो चीज़ एक आ गई है बाहर, शायद किसी और आयशा की ज़िंदगी बच जाए। सवाल यह है कि जब हर तरफ जिनसी दरिंदे हैं तो बेचारी लड़कियां जाएं तो कहां? मुआशरे में चलते फिरते दरिंदों से खुद को बचाने के लिए क्या जिंदगी की कैद से आज़ाद हो जाएं? क्या वो मौत को गले लगा लें? लेकिन जुल्म की इंतहा तो ये है कि वो कब्र के अंदर भी महफूज नहीं। कैसे 14 अगस्त के दिन, जिस दिन मीनार पाकिस्तान पर लाहौर में शर्मनाक वाक़या हुआ, उसी दिन ठट्टा के तारीखी शहर में आमना नामी एक बच्ची की लाश को कब्र से निकाल कर बेहुरमती की गई। चेहरा खुला हुआ था और उसका जो है ना पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली हुई थी। कैसे जिनसी भेड़िए ने ज्यादती के बाद लाश खेतों में फेंक दी। ये बड़ा एक अनहोना और बड़ा एक सीरियस किस्म का इशू था। लर्जा तारी कर देने वाला ये अलमनाक वाक़या दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चौदह अगस्त के दिन जहां लाहौर में आयशा अकरम नामी लड़की पर 400 जिनसी दरिंदों ने हमला किया, वहीं सिंध के शहर ठट्टा में आमना नामी एक कमसिन बच्ची की ताज़ा कब्र को फाड़कर एक जिनसी दरिंदे ने जो जुल्म ढाया वो बयान करना आसान नहीं। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं, इनसे इस केस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, पहले तो इस केस के हवाले से बताएंगे, पुलिस को कब इत्तला मिली और क्या सारा मामला था ये? बेसिकली ये 14 अगस्त को सुबह तकरीबन कोई 10-11 बजे के दौरान पुलिस को इत्तला मिली। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये थी कि गुलामुल्लाह के एक एरिया में एक गाँव के करीब एक बच्ची की डेड बॉडी वो एक फसलों में पड़ी हुई वहाँ पे, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी।
तो फ़ौरन से वहाँ पुलिस पहुँची, जाके वहाँ चेक किया कि ये क्या मैटर है। तो जब वहाँ से इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि इस बच्ची की कल तदफीन हुई थी नियर बाई एक कोई 300-400 मीटर पे एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे इसकी तदफीन हुई थी 13 अगस्त को, और उससे पहले रात 12 अगस्त को उस बच्ची की डेथ हुई थी। 12 को वो बीमार हुई, उनको फ़ीवर था, उनके पेरेंट्स उनको हॉस्पिटल लेकर आए, एडमिट करवाया, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही उनकी डेथ हो गई थी। तो 13 को उन्होंने तदफीन कर दी थी, 14 को बच्ची की लाश जो है वो फसलों में मिली वहाँ पर। तो ये बड़ा एक अनहोना और बड़ा एक सीरियस किस्म का इशू था। उस पे फ़ौरन से इसको हमने प्रायोरिटी पे देखा। मैं ख़ुद वहाँ पे चला गया, जाके सिचुएशन को असेस किया। हमारे डीआईजी हैदराबाद, एडिशनल आईजी हैदराबाद रीजन आईजी साहब ख़ुद भी इस मामले को देख रहे थे। महकमा पुलिस में कैसे ना शोर मचता। इस दरिंदे ने जिस तरह आमना की मैयत को कब्र से निकालकर उसकी बेहुरमती की, इस वहशतनाक खबर ने पत्थर दिलों को भी हिलाकर रख दिया। टीम इंकशाफ जब आमना के घर पहुंची तो सारा अफसोसनाक वाकया सुनकर पूरी टीम चकरा कर रह गई कि आखिर कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। आमना के वालिद मेरे साथ हैं, रमज़ान साहब, उनकी वालदा हैं, उनकी दादी हैं, उनके भाई बहराम हैं और उनके चाचा उस्मान यहाँ पर मौजूद हैं। तो रमज़ान साहब से बात शुरू करते हैं जो कि वालिद हैं आमना के। रमज़ान साहब क्या करते हैं आप? जी सर, मैं मजदूरी करता हूँ। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियाँ। चौथी बेटी ये वफ़ात करेगी, बाकी 3 बेटियाँ हैं। और जो आमना थी वो चौथी थी। तो आमना क्या पढ़ती थी? हमने कुछ नहीं पढ़ती थी, घर में बैठी थी। हमारा जंगल का हिसाब किताब है और पढ़ाई का शौर वगैरह कुछ भी नहीं है, और अपनी ज़मीन में खेत में थोड़ा बहुत काम करते हैं, घर के सामने ज़मीन है, यही करते हैं। इससे अलावा हमारा और कोई भी नहीं है, बाहर पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं। आमना का मेहनत कश बाप मेहनत मजदूरी करता, लेकिन अपने बच्चों पर कभी आंच ना आने देता। मगर उसे खबर न थी कि उसकी औलाद पर ऐसा सितम ढाया जाएगा कि दुनिया सुनकर लरज उठेगी। चेहरा खुला हुआ था और उसका जो है ना पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली। तो मुझे बताएं कि आमना की तबीयत कब से ख़राब थी? वो ऐसी थी कि 12 तारीख के दिन को उसको आया था बुखार कोई 10-11 बजे के टाइम पे। तो मैं और मेरी घरवाली हम लोग मोटरसाइकिल पे बिठा कर उसको करीब कोई शहर है वहाँ डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने जब बोला कि इसको 2 गोली खिलाओ, इसका ब्लड प्रेशर जो है लो हो रहा है, जिस्म का खून काम नहीं कर रहा है, ज़रा सेटिंग आए उसके बाद इसको दवाई वगैरह देते हैं। आधा घंटा हम लोग बैठे रहे, उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गई। इंजेक्शन लगाई, 300 की दवाई दी, दवाई हम लोगों ने खिलाई। 11:30 बजे हम लोग वापस घर आए। उसके बाद मेरी है एक चौकीदारी मजदूरी रूटी, तो मैं चला गया। 7 बजे मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि बच्ची की तबीयत दोबारा ख़राब हो रही है, आप ज़रा जल्दी आ जाएं। तो जैसे मैं मोटरसाइकिल पे आ गया जल्दी, तो मैंने पड़ोस में एक सुजुकी मंगवा ली किराए वाली, उसमें डाल के हम शहर गए। तो रात के टाइम पे अच्छा, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ इस बार। तो ये पहली दफ़ा उनकी तबीयत खराब हुई थी? हाँ, पहली बार ख़राब हुई थी। इससे पहले ना उसको कभी बुखार आया, ना बिल्कुल ठीक क्लियर थी। बुखार था, खांसी थी? नहीं, खांसी ना कोई गला ख़राब, कुछ ही नहीं था। ऐसे बुखार ये कहा जा रहा है कि आपकी बच्ची को कोरोना हो गया था? नहीं सर, नहीं कोरोना। हमारा पूरा फैमिली, हम कितने बंदे घर में रहते हैं, अल्लाह माफ़ करना। हम शहर जाते हैं कि कोरोना से डरते हैं, पर्दा रखते हैं, घर में बैठते हैं। शहर कोई अकेला बंदा जाते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी सोचते हैं। सवाल ये था कि 13 साल आमना को ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई? अगर ये कोरोना नहीं था तो फिर कौन सा जानलेवा मर्ज आमना की जान ले गया? बुखार तो नॉर्मल लोगों को होता है, लेकिन किसी की जान तो नहीं जाती। जब बुखार आया रात को हम 8 बजे सिविल अस्पताल ठटा गए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इंतहाई ख़तरा है, इसका बिल्कुल ब्लड प्रेशर लो हो गया है। अभी हम कराची अगर रेफ़र करते हैं तो 2.5 घंटे का सफ़र है, यहाँ हम इलाज करते हैं। अब मरना बचना वो कुदरत का काम है। इतना आनन फानन ये सब कुछ हुआ है कि मतलब एक दिन में बुखार चढ़ता है, उसी दिन आप अस्पताल भी लेके जाते हैं, उनको तिब्बी इमदाद भी मिल जाती है, डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा देता है, और उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। हाँ, फिर दोबारा तबीयत क्या ख़राब हुई? बस ये ठंडी हो गई, पूरा जिस्म ठंडा हो गया। बात कर रही थी, बैठी थी, माँ थी, मैं वालिद था, बात कर रही थी। बोला अबू मेरा सांस नीचे ऊपर करता हूँ, सांस मेरा फंसता है, रुकता है, बस मुझे यही तकलीफ महसूस हो रही है। यही तो कोरोना के सिम्टम्स हैं।
सांस की तो मसला होता सांस मेरा रुक रहा है, बस यही बोल है। रहा हाँ, तो सांस का मसला ही तो होता है उसमें। जब हम लोग गए हॉस्पिटल तो उन डॉक्टर ने बोला इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, बस ये बात हमारे को बताई। हम घंटा अस्पताल में था, 7 बजे गए, 7:30 8 बजे पहुँचे, 9 बजे इसका इंतकाल हो गया। उसके बाद हम घर आ गए। क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया है, कराची तकरीबन 2.5 घंटे की मसाफत पर है, और ये ठट्टा शहर जो है उसका भी एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, गुलामुल्ला, जहाँ पर वो जो छोटा सा कस्बा उसमें भी आगे जाके ये इनकी ज़मीन है जहाँ पर ये रहते हैं। और क्योंकि ये बात भी आई मीडिया में कि कोविड हो गया, फिर ने खुद भी बताया कि सांस उखड़ रहा था, सांस का मसला बहुत हो रहा था, तो ये वो कोविड के सिम्टम्स हैं, क्योंकि हर इंसान को कोविड जो है या कोरोना है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उनके ऊपर रिएक्ट करता है। तो ये तो इनके साथ हुआ, और उन्होंने ये बताया कि आनन फानन सब कुछ हुआ। उससे पहले बीमार नहीं थी? नहीं, पहले इधर अपना ज़मीन में जानवर के लिए घास, क्योंकि एन मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि उनको हुआ हो, लेकिन वो जब उसकी पीक आई कोविड की, या जब उस कोरोना की पीक आई, वो उस दिन उनको फिर बुखार हुआ तो फिर वो या तो काफ़ी कमज़ोर थी वो। नहीं, कमज़ोर बिल्कुल, जान में ठीक थी, जान में बिल्कुल ठीक थी। आमना की मौत का दुख अभी वहीं पर था कि इसके बाद इस खानदान पर एक और क़यामत टूट गई। कैसे मासूम बच्ची की लाश को कब्र से निकालकर जिनसी दरिंदे ने जुल्म की इंतहा कर दी। मैं आया तो कब्र मैंने देखी तो ये जो आधी थी, पाँव वाली जगह, ये खुली हुई थी, और उसके जो है तकरीबन उसके अंदर जो लगे होते पाचे हुए, वो 3 के 4 हुए बाहर पड़े हुए। कैसे वहशी भेड़िए ने मैयत को खेतों में ले जाकर खेला शैतानी खेल। चेहरा खुला हुआ था, और उसका जो है ना पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली हुई थी। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कि पाकिस्तान की बेटियों ने की ये सजा है। लाहौर से ठट्टा तक इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए। मैं आया तो कब्र मैंने देखी तो ये जो आधी थी, पाँव वाली जगह, ये खुली हुई थी। कहीं 400 दरिंदे झपटे अकेली लड़की पर, कहीं एक दरिंदे ने कब्र फाड़ कर निकाली लाश। किसी की कॉल आई कि एक मैयत है कब्र से बाहर पड़ी हुई है, तो हम लोग भाग के वहाँ गए, तो मैंने देखा तो मैयत कफन में लपेटा हुआ था, वो मेरी बेटी का मैयत था। वहशी भेड़िए ने बच्ची की लाश को खेतों में ले जाकर खेला शैतानी खेल। चेहरा खुला हुआ था, और उसका जो है ना पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली हुई थी। दरिंदगी और हैवानियत की वहशतनाक मिसालें सर शर्म से झुक गए। कहीं से पाकिस्तानी कहलाने के, मुसलमान और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तुम लोग शर्म आनी चाहिए। 13 अगस्त का दिन था ये जी, 13 अगस्त की रात को इंतकाल हो गया। फिर कब जनाजा वगैरह? ये 12 तारीख शाम को रात को 9 बजे इंतकाल हो गया, तो 13 तारीख 10:30 बजे जो इधर कब्रस्तान है, तो सारे गांव वाले में सुबह 13 तारीख को जुम्मे के दिन हम लोगों ने कब्रस्तान में दफनाया उसको। तो दफनाया, इधर लोग बैठे हुए थे हमारे पास, अफसोस के लिए रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस वाले आए थे। शाम को 7 बजे हम लोग कब्रस्तान पे चक्कर लगा के आए। बहराम, आप उस वक्त कहाँ शहर में थे? मैं उस वक्त वाड़े पे था, खैराबाद, कराची में थे। कराची में थे। आपको कब इतला मिली कि आपकी बहन? मेरे को सुबह में 8 बजे फ़ोन किया था मेरे ने, चाचू के बेटे ने। हाँ। फ़ोन किया, तेरी छोटी बहन मर गई है, इतलाक हो गया, तो आ जा। मैंने कहा मैं ठीक है, आ रहा हूँ। फिर मैं इधर आया तो जनाजा दफना दिया। मेरे से आगे 10 बजे मैंने टाइम था, मैं इधर आया 12 बजे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं तकरीबन रात पे मैंने डॉक्टर के पास गया। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मेरा दिमाग लोड हो गया, मेरे को कुछ नहीं पता चला था। जो भी रिश्तेदार आया था मैं किसी को नहीं जानता, नहीं पहचान सकता था। मासूम आमना की इस अचानक मौत पर घर वालों पर गशी के दौरे पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा न था कि इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्हें एक और पहाड़ जैसे गम से दो चार कर देगा। मैं आया तो कब्र मैंने देखी तो ये जो आधी थी, पाँव वाली जगह, ये खुली हुई थी। तकरीबन उसके अंदर जो लगे होते पाचे हुए, वो 3 के 4 हुए बाहर पड़े हुए थे। उस्मान, आप कहाँ थे जब ये सब हुआ? मैं घर पे था। आप घर पे थे? आपने आमना की कंडीशन देखी? जी, मैंने आमना की कंडीशन देखी
और सुबह जब 10 बजे भाई हॉस्पिटल से इसको लेके आए तो भाई कंडीशन क्या थी, मतलब ये तो कंडीशन भाई मुझे बोल के गया कि भाई तू बैठा रहो और आमना को देखता रहो, मैं कहीं बाहर से शहर से चक्कर लगा के आता हूँ। तो मुझे उसने फ़ोन किया, जब बाहर चला गया तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे बोला कि आमना की तबीयत देखो। तो मैंने देखा तो वो उठ के बैठी थी और उसने रोटी भी खाई और दवाई भी खाई। तो भाई को मैंने बोला तो अभी तो ये बिल्कुल सही हो गई है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने दवा ली थी अभी उससे ठीक हो गई है। तो हम और भाई दोनों मजदूरी करते हैं और मजदूरी के लिए शाम को निकल गए। फिर भाई ने मुझे बोला कि इसको फ़ोन आया, भाई ने मुझे बोला कि अभी तू इधर बैठा रहो और मैं आमना की तबीयत ख़राब हो गई उसको देख के आता हूँ। और फिर आपको पता चला कि आपकी भतीजी हाँ, का फिर मुझे पता चला, भाई ने फ़ोन किया वहाँ पे तो कि आमना का इंतकाल हो गया है। फिर मैं उधर से चीख के यहाँ पहुँचा। और उसके बाद इन्होंने अगले दिन 13 अगस्त की सुबह आप लोगों ने तदफीन कर दी जी, और तदफीन करके ये वापस आ गए। जी हाँ, मकामी कब्रिस्तान में ये लोग तदफीन करके वापस आ गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने इस खानदान समेत पूरे मुल्क को परेशान कर दिया। चेहरा खुला हुआ था और उसका जो है ना पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली हुई थी। जश्न आज़ादी के दिन ऐसा जुल्म ढाया गया कि जिसके बारे में ना कभी सुना ना कभी देखा गया। हमारे मुआशरे में इंसानों के रूप में कैसे वहशी दरिंदे घूम रहे हैं। इंतहाई हौलनाक है ये इंकशाफ। तो फिर क्या हुआ आपको, फिर क्या खबर मिलती है? फिर खबर ये मिलती है कि सुबह 7 बजे से पहले मेरा भाई इब्राहिम, 14 अगस्त का दिन था, जहाँ 14 अगस्त के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले हम कब्रिस्तान पे जाते हैं 3 दिन के लिए। अच्छा। सुबह शाम जाना। तो भाई गए दुआ मांगने के लिए, दुआ मांग के एक भाई मेरा और एक मेरा चाचे का बेटा। तो कब्र बिल्कुल की नमाज के बाद हाँ, तो कब्र बिल्कुल सीधी सलामत थी। उसके ऊपर हम जो देहात के लोग हैं, कब्रिस्तान कच्चे का, तो उसके ऊपर कांटे वगैरह लगा देते हैं, तो वो भी लगे हुए थे। तो कब्रिस्तान पे हो के यहाँ घर में आया, मैं भी उठा नींद से, हम लोग चाय पी रहा था। ऊपर से एक मेरा मामू करीब रहता है, उसके पास किसी की कॉल आई कि एक मैयत है कब्र से बाहर पड़ी हुई है, तकरीबन 20-25 गज दूर पड़ी हुई है। तो भाई से मैंने कब्रिस्तान में, तो भाई से मैंने पूछा कि भाई आप ये कॉल आई है कब्रिस्तान में कोई मैयत बाहर पड़ा है, ये किसका है क्या है? तो भाई ने बोला भाई अपनी कब्र तो सीधी सलामत है, कांटे लगे हुए हैं, और कोई मैयत हो के फेंक के गया दुश्मनी की वजह से। फिर भी हम लोग सुने तो हम लोग भाग के वहाँ गए। तो मैंने देखा तो मैयत कफन में लपेटा हुआ था, वो मेरी बेटी का कफन मैयत था। जब हम आपको जाए वक़ुआ के ये मनाजिर पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स एक मासूम बच्ची की लाश को कब्र से निकाले और फिर अपनी हवस की प्यास बुझाए। मेरी बेटी का कफन मैयत था, तो हम लोगों ने उसी टाइम कॉल करके पुलिस अपने मंगवा लिया। पुलिस को बोला भाई अभी ये मसला हो गया, क्या है। अच्छा, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। आपने कहा कि फजर के वक्त आपके भाई जी और बाकी 1-2 लोग कब्र पे गए थे जी, उस वक्त कब्र ठीक थी यानी, और उसके कितनी देर बाद आपको कॉल आती? वो 20 मिनट के अंदर मोटरसाइकिल यहाँ पहुँची, तो बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारे पास कॉल आई, जिसे सूरज निकल गया कॉल आ गई। तो मैंने देखा तो बेटी की जनाजा देखा, कब्र में देख रहा हूँ सही है। तो फिर कब्र से मैंने ऊपर कांटे हटाए, तो एक हम लोग जो पानी लगा के कब्रिस्तान को ऐसे हाथ लगा देते हैं, तो मैंने देखा तो भाई कब्रिस्तान आधा से लेके पिछला ऐसा कब्र का खुला हुआ है। तो हम लोगों ने कब्र को हाथ नहीं लगाया, ना मैयत के करीब गए। बोला कोई ऑफिसर, कोई पुलिस, कोई नफरी, कोई बड़ा आवे, उसके बाद हम इसमें हाथ लगाएं, कब्र को भी नज़दीक जाएँ। तो पुलिस आ गई, 80 मिनट की एम्बुलेंस आ गई। पुलिस में भाई राशिद अच्छा खासा अंजाम हम लोग साथ अब तक वो दे रहा है, वो भी आ गया। एसओजी ने बोला भाई मैयत ही है, कब्र हुआ। जब कब्र को खोला तो जैसे फट्टे लगाते हैं मैयत के ऊपर, तो जो पाँव वाले तरफ से जो 3 फट्टे वो ने हटाया थे, हटा के पाँव से पकड़ के मैयत को बाहर निकाला था। दोबारा उसने फट्टी लगा दी, उल्टी सीधी मिट्टी डाल के कब्र की लेवल उसने अगर ऐसी कर दी जैसे पहले हम लोग करके, ऊपर कांटे भी उसने लगा दिया। अगर ये मैयत नज़र ना आती तो हमारे कोई दिमाग में ऐसी बात नहीं थी कि हमारी कब्र से कोई मैयत निकला हुआ है। अच्छा, यानी कि जिस वक्त आपके जो चचा के बेटे वगैरह जब लोग वहाँ पर गए जी, तो उस वक्त भी मैयत वहाँ पड़ी थी, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें नज़र नहीं आई। अंधेरे की वजह से, लेकिन वो ऐसी थी तो वहाँ छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से वो नज़र नहीं आई। अच्छा, वो आपको कब्रिस्तान भी लेकर चलेंगे और वो सारी उधर गन्ने का फसल एक है, उसके साथ साथ पड़ी थी। ठीक। तो रमज़ान साहब, ये तो एक
वो चीज़ है जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सोच सकता भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। तो सोचिए इस फैमिली ने किस तरह से वो कर बर्दाश्त किया होगा। यानी एक क़यामत गुजरी, उसके बाद एक इतनी बड़ी दूसरी क़यामत आ गई। उस जब ये बात हुई तो हम लोगों ने घर में ये बात फैलाई नहीं, बोला घर में तो और परेशानी हो जाएंगे, कोई बंदा गिर सकता है, इस टेंशन की वजह से कोई मर सकता है, इसलिए हम लोगों ने घर में ये बात नहीं फैलाई। बाकी जो है ना बाहर के लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद जो है ना और आपने पुलिस को बुला लिया। आपने पुलिस मौके पर पहुंची तो कैसे भयानक सच्चाइयां मंजरे आम पर आईं। बच्ची को दफनाते वक्त कैसे मशकूक शख्स ने ली थी मालूमात। लाश पर मौजूद अंगूठी से कैसे जिनसी भेड़िया हुआ बेनकाब। इस वहशी दरिंदे के बारे में उसकी बरादरी वालों ने किया कौन सा इंकशाफ। टीम इंकशाफ कब्रिस्तान पहुंची तो कैसे दिल दहला देने वाले हकाइक का पर्दा हुआ चाक। कब्र मैंने देखी तो ये जो आधी थी पाँव वाली जगह ये खुली हुई थी, तकरीबन उसके अंदर जो लगे होते पाटे हुए वो 3 के 4 हुए बाहर पड़े हुए थे। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कि पाकिस्तान की बेटियों ने की ये सजा है। लाहौर से ठट्टा तक इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए। मैं आया तो कब्र मैंने देखी तो ये जो आधी थी पाँव वाली जगह ये खुली हुई थी। कहीं 400 दरिंदे झपटे अकेली लड़की पर, कहीं एक दरिंदे ने कब्र फाड़ कर निकाली लाश। किसी की कॉल आई कि एक मैयत है कब्र से बाहर पड़ी हुई है, तो हम लोग भाग के वहाँ गए तो मैंने देखा तो मैयत कफन में लपेटा हुआ था, वो मेरी बेटी का मैयत था। वहशी भेड़िए ने बच्ची की लाश को खेतों में ले जाकर खेला शैतानी खेल। चेहरा खुला हुआ था और उसका जो है ना पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली हुई थी। दरिंदगी और हैवानियत की वहशतनाक मिसालें सर शर्म से झुक गए। कहीं से पाकिस्तानी कहलाने के, मुसलमान और इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तुम लोग शर्म आनी चाहिए। फैमिली से जब जाके मिले तो पता चला कि किसी नामालूम कोई है मुलजिम, उसने प्रॉबेबली रात इनको यहाँ से निकाला है और डेड बॉडी की बेहरमती की है। उसमें जो फर्स्ट हमारी लीगल रिक्वायरमेंट थी वो ये था कि डेड बॉडी को सिक्योर करना और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। तो फ़ौरन से हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया। वहाँ लेडी मेडिकल ऑफिसर ने उनका पोस्टमार्टम मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया। क्या वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसमें क्या ये हुआ कि जो लाश है उसके साथ ज़्यादती की गई है? जी बिल्कुल, जो उस वक्त जब हम ये सारी चीज़ देख रहे थे उस वक्त तक रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, लेकिन हमने पता किया जो उसकी फाइंडिंग्स थी वो बिल्कुल इस चीज़ को सजेस्ट कर रही थी। बताया जा रहा था कि ये चीज़ बिल्कुल वहाँ पे ये वाला ऑफेंस कमिट हुआ है। अब पुलिस आती है और ये तो बात है कि ये जो इलाका है ये बड़ा रिमोट एरिया है। ये गुलामुल्लाह से आगे भी एक जगह है जहाँ पर इनका ये घर बना हुआ है। तो ये बात तो थी कि कोई ठट्ठा या कराची से तो आके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं कर सकते। किसी को पता। तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स कोई ऐसा था जिसको पता था कि तदफीन हुई है। अच्छा, पुलिस आपके पास आती है, फिर आपने पुलिस को क्या बताया? पुलिस ने मेरे को पूछा कि भाई तुम्हारा कोई शक शुभ किसी बंदे के ऊपर हो तो बताएं, हम आपकी जितने कोशिश करेंगे मुजरिम को पकड़ेंगे, जल्द से जल्द उसको सज़ा देंगे। भाई राशिद और कुछ मोबाइल थी, तो जैसे हम लोगों ने आपस में मीटिंग किया बैठ के, तो भाई अभी किसके घर पे आग लगाएं, किसके घर पे आग लगाएं, लोग तो सब गरीब है। अचानक एक मेरे चाचे का बेटा है, एक हमारा रिश्तेदार हैं, वो भी करीब सुबह जब हम लोग 10 बजे मैयत उठाने की घर से कोशिश प्रोग्राम था तो 8 बजे हमारे बंदे चले गए कब्र उठाने के लिए, जो कब्र खोदने के लिए जाते हैं बंदे। वो कब्र खोद रहा था मेरे चाचे का बेटा, ईसो उसका नाम है। तो उसने बोला, एक बंदा आया उसके पास कुल्हाड़ी हाथ में थी, हम लोग कब्र खोद रहे थे तो ये आ गया। तो भाई पूछता, भाई कौन का किसका इंतकाल हुआ? तो बोला भाई रमज़ान की बेटी का इंतकाल हो गया। ये पूछ कर ये गनी की तरफ चला गया। 20 मिनट छोड़ के दोबारा वो भाई हमारे चांडियो, रफ़ीक चांडियो। तो आपका जो भतीजा था वो जानता था उसको? जी हाँ, वो आपका रिश्तेदार था? जी नहीं, वो रिश्तेदार नहीं था, कौम वाला, लेकिन इधर सब एक दूसरे को जानते हैं। जैसे भाई राशिद है, तो आप लोग जानते थे रफ़ीक? हम लोग जानते हैं भाई रफ़ीक। तो पहले से थोड़ा दिमाग में मेंटल या नशाई ऐसे फ्रॉडी और 2 नंबर बंदा, ये गलत था, दुनिया उससे बेदार थी। अच्छा हाँ, उस तो बंदे से उसकी जो उसके हवाले से जो रेपुटेशन थी वो ठीक नहीं थी इलाके में? नहीं, इलाके में ठीक नहीं थी।
इस शख्स ने बच्ची की तदफीन के वक्त कैसे बार बार सवालात किए और फिर उसे कैसे सख्त लहजे में जवाब दिया गया, ये सब कुछ जाए वक़ुआ पर पहुंचकर हम आपको पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे, तो आप वहशी दरिंदे की हरकत पर कानों को हाथ लगा लेंगे। लेटर ऑन फिर वहाँ पे जाके 2 लीड्स हमें मिली। फैमिली ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, उनके वाले साहब से बच्ची के रमज़ान, उनसे मैंने खुद मिला जाके, लेकिन वो बहुत दुख में थे, परेशान में थे, सबके लिए एक अफसोसनाक वाक़या था। तो उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया पुलिस के साथ। लोकल लेवल पे हमें 2 लीड्स मिली। एक जो सस्पेक्ट था उसको उस वक्त देखा गया था जहाँ वहाँ पे कब्र की खुदाई हो रही थी, और इसी तरह एक प्लेस ऑफेंस हमें एक रिंग भी मिली थी। तो इन 2 एक अंगूठी मिली, रिंग भी वहाँ से मिली थी। तो इन 2 लीड्स की बेस पे विद इन फ्यू आवर्स। अंगूठी कहाँ पर थी? अंगूठी बेसिकली जो डेड बॉडी को उसने वहाँ पे एक्यूज़ ने छोड़ा था या फेंका था, तो वहाँ पे जो उनका कफन है उसके साथ ही थी, मतलब डेड बॉडी पे ही थी बेसिकली वो रिंग। यानी कि जब वो स्लैब हटा के निकाल रहा था तो वही कफन के अंदर अंगूठी फंस गई थी। हाँ, वहाँ पे फंस गई हुई थी। तो इन 2 लीड्स की वजह से विद इन फ्यू आवर्स हमें एक्यूज़ का पता चल गया। फैमिली ने भी शक ज़ाहिर किया, उन्होंने बता दिया कि इसमें जो रफ़ीक चांडियो नामी एक्यूज़ड है वो इसमें मुलव्वस हो सकता है, उनकी प्रॉबिलिटी यही थी काफ़ी। तो उसी बेस पे फिर नॉमिनेटेड FIR भी रजिस्टर हो गई पुलिस स्टेशन साकरो पे उसी दिन शाम को, और डिफरेंट हमने टीमें तश्कील दे दी इसको एक्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जैसे उसे पता चला कि उसका नाम सामने आ गया है और पुलिस उसको भी तलाश कर रही है, तो वो अपना घर बार छोड़ के वहाँ से फरार पुलिस हो गई। उसी दिन क्लियर हो गई थी कि जो असल कल्प्रेट है वो रफ़ीक चांडियो ही जी बिल्कुल, विद इन 4 to 5 आवर्स बिल्कुल ये मामला क्लियर हो गया था। इसी वजह से जो बच्ची के वालिद हैं जो इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने नामजद FIR करवाई थी, क्योंकि उनको बिल्कुल 100% ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी हुई थी। आई विटनेस भी था वहाँ पे जिसने सुबह जाते हुए देखा, जिसने जाते हुए देखा था, और तदफीन के टाइम पे भी ये वहाँ पे आया था, हालांकि इसका वहाँ पे कोई काम नहीं था। और जब कब्र खोदी जा रही थी वो पास घूम रहा था, नहीं ऐसे पूछ के 2 मिनट पूछ के कि किसकी कब्र है, चले जाता था, चला जाता था, 10 मिनट फिर छोड़ वापस के आता था। आता था। जब चौथा चक्कर आया तो उसने ये पूछा, 3-4 चक्कर हाँ लगाए। 4 चक्कर लगाए भाईजान, आपका अफसर में बात करो, मेरी बात करो। चौथे चक्कर आया, पूछते बच्ची की उम्र कितनी है, तो इन्होंने बोला भाई 12-13 साल की उम्र है। बोलता है शादीशुदा है, बगैर शादी। तो इन्होंने जब इसने इस दौरान मेरे चाचे के बेटे ने गुस्सा किया, बेलचा उठा के इसके पीछे, भाई तुम्हारा इस बात में है क्या, उसको भगाया, वो चला गया। जब हम लोग को जहन में नहीं जब कि रात को बंदा हमारे साथ ये काम कर रहा है, जब सुबह ये हादसा पेश आया तो हम लोगों ने आपस में मीटिंग किया, तो वो मेरे चाचे का बेटा आ गया, बोलता भाई किसी के ऊपर नहीं, कल एक मेंटल बंदा है यहाँ इलाके का, रफ़ीक उसका नाम है, वो 4 चक्कर कब्र खोदाने के दौर पे हमारे पास आया, हमारे को शक जाता है। तो शक के मुताबिक हम लोग ने पुलिस को बाहर निकाल के बताया कि भाई हमारा ऐसा एक बंदे में शक है। शक के बाद पुलिस ने उसके ऊपर अरेस्ट किया, इधर उधर वो पकड़ा ही नहीं दे रहा था सारा दिन। हम लोग तो इधर आ गए, जनाजा दोबारा मकली ले गए, वहाँ से दोबारा ले आया, शाम को 4 बजे दफनाया। उसके बाद इधर पुलिस, DSP, बड़े बड़े अफसर सब इधर हमारे उताक में आए, दुआ के लिए आया। इधर जंगल में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, यही कोशिश कर रहे थे कि ये जो जालिम है, गंदे किस्म की चीज़, बदतमीज़ है, ये कहाँ। फिर इन्होंने सुबह हम लोगों ने भाई देखो पकड़ा ही नहीं दे रहा है। इधर मोबाइल घर हो, गुलाम जी घर तो उधर पता था। जैसे ये हादसा हुआ तो उनके घर वालों को पता था कि भाई हमारा बंदे ने ये काम किया है। हम लोग अपने मैयत में लगे, वो लोग घर खाली करके वो भाग गए। पूरे इलाके में खौफ फैल गया। जहां पुलिस इस केस की हर तरीके से छानबीन कर रही थी, वहीं मीडिया के नुमाइंदे भी इस केस से जुड़ी हर भयानक सच्चाई को मंजर आम पर ला रहे थे। इस वक्त हमारे साथ ठट्टा में हमारे 24 न्यूज़ से कॉरेस्पॉन्डेंट गुलशाह मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे बहुत ही अफसोसनाक वाक़े की लम्हा ब लम्हा कवरेज की। इन्होंने सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा और बहुत जल्द इसको रिपोर्ट भी किया मीडिया पे। अस्सलाम वालेकुम गुलशाह। वालेकुम अस्सलाम। गुलशाह, आपको कब इत्तला मिली कि ये इतना अफसोसनाक वाक़या इस इलाके में हुआ है? ये तकरीबन जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, हमें इत्तला मिली। तकरीबन ये ठट्टा से थोड़ा दूर इलाका है, तो मीडिया तक ये 10:30 11 बजे तक ख़बरें नशर होना शुरू हो गई थी। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो जो मामला थे उनको भी हमने मॉनिटर किया। मुख्तलिफ जो पुलिस की इंट्रोगेशन थी उसको भी हमने फॉलोअप दिया है अपने चैनल को, और बहुत अच्छी कवरेज जो है इस हवाले से हमें मौसूल है।
पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो कैसे खौफनाक हकीकतें मंजर आम पर आईं। कैसे मैयत पर पड़ी अंगूठी ने शैतान को किया बेनकाब। टीम इंकशाफ कब्रिस्तान पहुंची तो कैसे हौलनाक हकाइक का पर्दा हुआ चाक। लाश को खेत में ले जाकर इंसान के रूप में छुपे भेड़िए ने कैसे इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन अपने कल के प्रोग्राम में। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा इस दर्दनाक वाक़े का दूसरा हिस्सा। ये आपको पीछे कब्रिस्तान नजर आ रहा है और ये जो जगह है यहाँ पर, ये सामने गन्ने के खेत हैं। मैं आया तो कब्र मैंने देखी तो ये जो आधी थी पाँव वाली जगह ये खुली हुई थी। आई विटनेस भी थे, ऑकुलर एविडेंस भी था, प्लस रिंग वाला एविडेंस भी था। फिर उसने पूछा कि भाई ये शादीशुदा थी, गैर शादीशुदा थी, तो उस पर ईसा को गुस्सा आया। ईसा ने बेलचा उठा के उससे कहा कि भाई तुम्हें क्या मसला है, जो भी थी वो। चेहरा खुला हुआ था और उसका जो है ना पाँव के जो उंगली जो बंदे बांधते हैं वो दोनों खोली हुई थी।